नमस्ते साथियों, मैं ज्ञानेश वाकुलकर। राष्ट्र महाराष्ट्र है में हम आज बात करेंगे एक भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, क्योंकि 4 तारीख के बाद में 4 जून के बाद में देश के एक महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मेन पार्टी है, तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है, मगर पार्टी सत्ता में आना चाहती है या मोदी सत्ता में आना चाहते हैं, या अगर सत्ता में आए तो पार्टी आएगी या मोदी आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको इस मामले में एक बता दूं कि ये 2024 की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी या संघ के सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, वो मोदी के सत्ता में आने की लड़ाई है। हर तरफ हर तरीके से मोदी 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 की गारंटी, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ने वो किया। एक तो मोदी जी बोल रहे थे कि मैं भीख मांग के खाया हूं मैंने बचपन में, पढ़े लिखे भी नहीं है। ठीक है, पढ़ा लिखा होना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है, उसका असर तो होता है, उसका फायदा होता है, नुकसान भी होता है, ये बात सही है। लेकिन ऐसे भी इतिहास में ऐसे भी उदाहरण है कि जो पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, और जिनकी भी जरूरत पड़े उनका साथ लेने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, जिंदा दिली चाहिए। और ये मोदी में तो है नहीं, बीजेपी में भी नहीं है, संघ में तो है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पड़ता, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि संघ हमेशा से कारस्थान करते आया है, कट कारस्थान करना, देश के खिलाफ, व्यक्तियों के खिलाफ, संगठन के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ। ये सबसे एक संघ की स्थापना भी कैसी हुई तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि देश की आज़ादी के जो लड़ाई के लिए जो लड़ाई चल रही थी, तो वो कांग्रेस पहले स्थापन हुई। कांग्रेस के इसमें पहले, उसके पहले भी और कुछ लोगों ने लड़ाई शुरू की, मगर कांग्रेस की जब स्थापना हुई तब हेडगेवार कांग्रेस में थे। मगर तब तिलक वगैरह जो है, बाकी लोग भी है, तो ये जो उच्च वर्णीय जो लोग हैं, ब्राह्मणी समाज के लोग हैं, उनको लगता था कि भाई ये जो हमारी अंग्रेजों के हाथ में जो सत्ता गई है वो पेशवाई से गई है, ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता थी, तो वो पेशवाई को उन्होंने हराया और अपने कब्जे में ले ली, समझ लो। तो वो वापिस आनी चाहिए सत्ता देश की, लेकिन ब्राह्मण समाज के हाथों में ही चाहिए, बाकी लोगों का कोई संबंध नहीं रहेगा इसमें। वो हमारे गुलाम रहेंगे, हम सत्ता पे बने रहेंगे। इसके लिए वो लड़ाई थी। और तिलक जब, बाल गंगाधर तिलक जब तक नेता थे तब तक यही चलता रहा, करीब करीब यही एजेंडा रहा उनका। मगर जैसे ही गांधी जी का इसमें प्रवेश हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स में समझ लीजिए, तो आजादी की लड़ाई में तो गांधी जी का प्रवेश जैसा भी होगा, उदय हो गया हुआ, तो पूरा चित्र बदल गया। ये बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायियों ने भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी संघ के तरीके से ही गांधी को टारगेट करते हैं। वो ना समझ है, वो ना समझ है, मगर ठीक है, उनका कोई इरादे कोई गलत नहीं है, ना समझे इतनी बात है। कोई संघी हो जैसे, वो कोई खतरनाक इरादे वाले नहीं है, लेकिन गलतियां कर रहे हैं गांधी जी को दोष देने में। ठीक है, कुछ मतभेद हो सकती है, सकते हैं मतभेद, मतभिन्नता हो सकती है, इसमें कोई बात सवाल नहीं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि फिर ये जब पता चला कि गांधी के नेतृत्व का उदय होने के बाद में पूरी कांग्रेस पे और देश में महात्मा गांधी छा रहे हैं, तो हेडगेवार को पता चला कि भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है, अपने विरोध में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आरएसएस की स्थापना वगैरह बाद में की। ये सच्चाई है, वो छोड़ दीजिए, ये इतिहास में जाने की जरूरत नहीं। मगर तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी अंग्रेजों की मुखबिरी करने वालों में थे, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। किस्से भी हैं, कहानियां भी हैं, उसके लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सामग्री उपलब्ध है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या बोले। अटल बिहारी वाजपेयी इधर अपनी पुरोगामी प्रतिमा ये करते हुए, लोगों के सामने दिखाते हुए, असल में बाबरी मस्जिद गिरानी चाहिए इस विचारों के थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि धरा समतल होनी चाहिए, कोई निर्माण करना है तो धरा समतल होनी चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, लपेट के क्या गुड़ में मिला के या शक्कर में मिला के जहर देना, मीठा जहर। अटल बिहारी वाजपेयी एक मीठा जहर थे। ठीक है, ऐसे शालीन लगते थे, शालीनता के मामले में भी छोड़िए, पर्सनल बातों पे अपने को कुछ करना नहीं है, लेकिन वो बातों में चिकनी चुपड़ी बातें करते थे। मगर उन्होंने भी मोदी को नहीं हटाया, मोदी को नहीं हटाया,
वो अडवाणी का तो बहाना है, ये तो बलि देते हैं किसी का, और तो अडवाणी का तो बहाना है कि भाई अडवाणी ने उनको प्रोटेक्ट किया करते मगर करके, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर थे ना, क्यों नहीं हटाया मोदी को? जब मोदी को उन्होंने जो एक फेमस उनका डायलॉग है कि भाई वो राजधर्म का पालन करो, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को बोला था, ऐसा जो बोलते हैं वो अधूरी बात बताते हैं लोग, अधूरी बात बताते हैं। उन्होंने, ये सच है कि उन्होंने बोला कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। दंगे जो हुए, नरसंहार जो हुआ ना गुजरात में, और ये कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे मोदी, वहां के मुख्यमंत्री थे, तो जैसे मणिपुर का हुआ ना, वैसे ही हाल उन्होंने वहां पे भी किया था लोगों का, और वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते थे शायद। उसी का तो प्रोडक्ट ये भी है ना, अपने अमित शाह भी उसी उसी वहां से ही निकले ये रत्न जो है, मोदी का नवरत्न दरबार जो है ना, तो ऐसा ही है। तो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का वो जो फेमस स्टेटमेंट है कि राजधर्म का पालन करो, बाकी लोगों ने उठाया इसलिए वे वाह वाह अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो ये सेम है ना, सेम है। कैसा कि मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को गांधी जी के खिलाफ बोलने के लिए और गोडसे की तारीफ करने के लिए, उनकी जिंदाबाद करने के लिए मोदी ने ये बोला था कि उन्हें मैं माफ नहीं करूंगा साध्वी को, तो इधर साध्वी भी बोला, एक क्रिमिनल को, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त एक व्यक्ति को क्रिमिनल भी बोला। एक तो पहले टिकट दिया, फिर क्रिमिनल, क्या इसमें मैं माफ नहीं करूंगा ये भी बोला। लेकिन दूसरी बात क्या है कि उनको कुछ नहीं किया, कार्रवाई करनी चाहिए थी। टिकट काट दिया बाद में, तो आपको पता चला कि ये हारेंगी, ये अपने को भारी पड़ेगी, इसलिए उसको काट दिया भाई। और भी जो है ना, ये कई उदाहरण है, छोड़ो इनको, तो शर्म वगैरह नाम की कोई चीज नहीं, शर्म इनको आती नहीं। मगर मेन बात क्या है कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये भाजपा एक पार्टी नहीं है, भाजपा एक टोली है। और भाजपा एक टोली होने की वजह से 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, इसमें एक बात पक्की है कि ये 200 के ऊपर जाएंगे नहीं। एक बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बता देना चाहूंगा कि मैंने मराठी में और हिंदी में भी कुछ 1-2 चैनल में बात की थी कि ये 150, बहुत पहले बात की थी 1-1.5 साल पहले, कि 150 के नीचे भी खसक सकते हैं, 150 सीटों के। तब किसी को यकीन नहीं आ रहा था, मगर आज की पोजीशन ये है, मुझे खुशी हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यवक्ता हूं मैं, मगर जो जनता का जो मन जो है वो किस दिशा में जा रहा है धीरे धीरे, उस साइकोलॉजी क्या होती है, कैसा होगा, ये मैं सोच रहा था। और अभी तो 150, 200 वाली बात चल रही है, तो खैर वो तो इसमें और भी समय है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये भी बोला था मैंने कि संघ और मोदी के खिलाफ खुली जंग शुरू हो जाएगी, मतलब जंग शुरू हो ही गई। पार्टी कई टुकड़ों में नहीं होगी बटेगी, मगर हर जगह से छेद होंगे, उनको छेद होंगे जगह जगह से। आसाम में हो, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, यूपी में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, कहीं कहीं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है, वहां वहां उनको छेद होंगे। उनके लोग आपस में ही मतलब अलग अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे, मगर वो छेद करेंगे अपने आप। तो वो तो हो गई, प्रक्रिया शुरू हो गई। अब क्या होगा? अब मैं जो एक बात कह रहा हूं कि अब करीब करीब 4 तारीख के बाद में, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो बहुत बड़ा कोई झोल झाल करते नहीं है, तो इनकी सत्ता तो आने से रही आ नहीं सकती। आप बिल्कुल निश्चित रहिए और जम के वोट करिए इनके खिलाफ में। संघ और भाजपा भी इनके खिलाफ में वोट कर रहा है। 100% तो नहीं होता, 100% ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन संघ की अंदरूनी जो बातें है, अंदरूनी जो आदेश है, उसके मुताबिक मोदी का हारना तय है। अगर मोदी नहीं हारे, मोदी अगर फिर से आ गए, तो सबसे पहले अगर तलवार चलेगी, मतलब अधिकारों की तलवार, कानूनी तलवार, मैं इसे तलवार लेके हाथ में नहीं घूमेंगे, कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो छाटा जाएगा तो आरएसएस के भागवत का अस्तित्व छाटा जाएगा। गडकरी के तो खिलाफ लगे ही हुए, वो तो अब क्या थोड़ा सा टुकड़ा ये समझ लीजिए, बच गए तो बच गए, नहीं तो गडकरी को भी बिल्कुल ये कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब क्या होगा, ऐसा अगर होता, इनकी सत्ता तो नहीं आती, इसलिए बीजेपी वालों को भी मालूम है, संघ वालों को भी मालूम है, कांग्रेस और विरोधियों को मगर नहीं मालूम, नीतीश कुमार भी है, वो मजबूरियां है। तो ये कांग्रेस वाले जो है ना, जो गए हुए जाने हुए दलाल थे, डरपोक थे, दलाल थे, इसीलिए शायद मोदी ने यहाँ पे नागपुर में, जो हिजड़े बोलते हैं, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन जो है ना कि तृतीय पंथीयों के को मुलाकात दी, उनके लिए समय दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया। तो शायद वो जताना चाहते थे, वो भी अपने इंसान है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी कहने का मतलब क्या है कि भाई तुम मर्द नहीं हो,
कांग्रेस वाले मर्द नहीं, आरएसएस वाले मर्द नहीं, बीजेपी वाले मर्द नहीं, ये शायद मोदी ने बताया उनको यहाँ आके। और मोदी की आदत है, मोदी की वो विकृति है एक तरीके से, कि वो जिसको मारेंगे, जिसको छाटेंगे, उसी की मदद लेने में भी शर्म नहीं आती उनको। बिल्कुल कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल, तो ये छोड़िए, बाकी बातें छोड़िए। तो अभी उन्होंने प्रियंका गांधी विरुद्ध वरुण गांधी करने की भी कोशिश की। इतने नीच लोग है ये, इतनी विचारधारा गंदी है, इतनी गंदी विचारधारा, इतने घटिया किस्म के लोग भारतीय राजनीति में कभी देखे नहीं। लेकिन ठीक है, तो इस पर भी दूसरा वीडियो करेंगे अपन। लेकिन मैं अभी जो होगा, ये मैं जो मेरा अंदाज है, वो 200 के नीचे तो रहेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। इनकी सरकार आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसी इनकी सरकार नहीं आए तो क्या होगा? तो दूसरी बात ये होगी, अभी बीजेपी में अंदरूनी झगड़े तो शुरू हो गए, हर जगह पे शुरू, हर जगह पे शुरू है। आरएसएस भी विरोध में, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ये आना, इसलिए ड्रॉप भी होगा, वो हुआ ना परसेंटेज वोटिंग का, तो वो इसीलिए हुआ। और दूसरी बात क्या है कि अभी जो होने वाला है मेन, तो अगर इनकी सत्ता नहीं आई तो कम से कम, क्योंकि आज के पोजीशन में इनके 100 के ऊपर लोग, 100 से ज्यादा लोग बाहर पार्टी से आए हुए हैं। मेन 100 से ज्यादा टिकट उन लोगों को दिए हुए बाहर से, अलग अलग पार्टियों से आए। तो कुछ में से लोग तो अभी से अजय चौटाला जैसे लोग इधर उधर भागने लग गए। तो इधर शिंदे की पार्टी के भी कई लोग भागने के चक्कर में हैं, उनको लग रहा है कि बुरे फंस गए हैं। अभी जो भागे हैं उनको पकड़ पकड़ करके लाते हैं, पैर छूते हैं, क्या क्या करे, उनको दाढ़ी को छूते हैं, और ये ऐसे शरण जाके आते हैं, और फिर आए अपने इसमें आगे, फिर उनका खात्मा भी करते हैं, वो गेम भी कर देते हैं। मोदी शाह की राजनीति यही है, संघ की भी राजनीति यही है। और तो मगर क्या होगा कि ये चुनाव के बाद में करीब करीब 100 सांसद जो सांसद की टिकट जो मिली है, तो उनमें से बहुत सारे जो जीतने वाले हैं जो भी, तो उनमें से 70 80 100 के करीब सांसद भाग जाएंगे बीजेपी के, क्योंकि वो डरपोक है, वो डरपोक है और स्वार्थी है। देश से लेना देना नहीं, विचारों से लेना देना नहीं है। इसीलिए अब तेरा क्या होगा कालिया करके एक डायलॉग जो है ना, शोले नाम की फिल्म आई थी, और वो जो मारता है, पकड़ने के लिए लाता है, वो लूटने के लिए भेज देता है, तो लूट तो बराबर होती नहीं है। फिर तीनों वापस आ जाते हैं, तीनों वापस आ गए, तो तीनों वापस आए तो गब्बर सिंह पूछता है कि क्यों वापस आ गए, वगैरह वगैरह डायलॉग तो आपको मालूम है। फिर बोलता है कि इसको इसको मारो, चलो मैं गोली मारता हूँ, एक गोली मारता हूँ, बच गए तो बच गए। एक को मारता है बच जाता है, दूसरे को मारता है वो बच जाता है। फिर तीसरा नंबर आता है कालिया का, तो वो कालिया का बोलता है कि कालिया अब तेरा क्या होगा कालिया, और फिर वो भी बच जाता है। तो सभी हंसते, उनको लगता है कि बच गए हैं हम। और फिर वो ऐसे ऐसे गलत फहमी के इसमें या फिर बड़ी खुशी के इसमें होते हैं, फटाफट फटाफट 3 गोलियां मार के मार देता है। तो मोदी शाह की राजनीति ऐसी है। अब कालिया मारेगा गब्बर सिंह को, या गब्बर सिंह मारेगा कालिया को, ये देखना है। गब्बर सिंह संघ का गेम करता है या संघ वाले गब्बर सिंह का गेम करता है, ये देखना है। ये लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहा हूं मैं। गेम कैसा करेंगे, क्या करेंगे, इन लोगों का तो भरोसा नहीं है। गुजरात का मॉडल देखे तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन संघ के लोग जो है ना, तो किस तरीके से अपन पॉलिटिकल और सोशली बात करते हैं अपन, मतदान के भरोसे पे बात करते हैं, तो आधार पे। तो कहने का मतलब कि कौन किसका गेम करेगा ये हमें देखना है। 4 तारीख को इनकी सत्ता आने वाली नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये घबराए हुए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गलतियां कर रहे हैं। हम लोगों को डटे रहना है। और ये बिल्कुल यकीन मानिए कि 200 के नीचे ही आएंगे, इनकी सत्ता नहीं आती, नहीं आने वाली है। मैंने पहले भी बोला है, ये अब 400 बोल रहे हैं ना, 400 पार, मैं ये बोल रहा हूँ कि 200 के नीचे ही। और मैं पहले के स्टेटमेंट भी देखिए, 150 के नीचे भी जा सकते हैं करके। इसलिए अभी मैं होश हवाश में रहते हुए सोच समझ कर बात कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे, और यकीन दिला रहा हूँ कि 200 के नीचे रहेंगे, मगर इनको और 150 के नीचे लाइए। हो सकता है, ये हो सकता है, इनके खिलाफ माहौल है। इसलिए आप डरिए नहीं और जम के काम करेंगे। देश को बचाना है। ये टोली से हमें, ये टोली के हाथ में फिर से देश नहीं देना है। यही प्रतिज्ञा करिए, यही अपने मन में ठान लीजिए और मैदान में आ जाइए। इतना बोलता हूँ और यहीं पे रुक जाता हूँ। आप देखते रहिए राष्ट्र महाराष्ट्र। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।